नमस्कार साथियों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार के चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गए। मैं दिलचस्प कह रहा हूं तो उसके कई सारे कारण कारण ये है कि बिहार के चुनाव के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत ही नजदीकी लड़ाई का इशारा। 2020 में हमने देखा कि 1% से भी कम का अंतर था दोनों गठबंधनों के बीच। और अब जब दोनों गठबंधन एक बार फिर आमने सामने हैं तो मुकाबला कांटे का ही बताया जाएगा। जिस तरीके से 2020 से लेकर के 25 तक सत्ता परिवर्तन हुआ, तो पहले सरकार बनी एनडीए की। एनडीए यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के सरकार बनाई। मांझी और मुकेश सहनी का दल उसमें शामिल था। बाद में फिर मुकेश सहनी को उनके दल के लोगों ने बाहर कर दिया और बाकी विधायक जो है वो साथ चुने। इसके अलावा चिराग पासवान के जो चाचा थे पशुपति पारस, उनका समर्थन नीतीश सरकार को था, जेडीयू सरकार को था। लेकिन जिस तरीके से जब वो बात आगे बढ़ती है, अचानक ऐसी गतिविधि होती है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर उनकी पार्टी पर बीजेपी डोरे डाल रही है, उनकी पार्टी के नेताओं पर। तब ललन सिंह जो है जेडीयू के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। और वो और नीतीश कुमार बैठ करके एक रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के तहत वापस जो है वो अ, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश की जाती है। अचानक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होती है। लालू प्रसाद यादव से तो नहीं मिले थे, राबड़ी देवी और विधायक दल का जो नेता थे तेजस्वी यादव, उनके आवास पर जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी। तमाम जो आरजेडी के विधायक थे उनके सामने उन्होंने कई तरह की बातें कही थी। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि माफी मांगी थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब हम लोग मिलकर के साथ चलेंगे। और वहां से जो है वो एक नई शुरुआत हुई। करीब 17-18 महीने वो सरकार चली। तेजस्वी यादव उसमें डिप्टी सीएम बने, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। बाकी और भी जेडीयू के लोग और आरजेडी के तमाम सारे नेता उस सरकार में मंत्री बने। और उसके बाद धीरे धीरे आगे समय बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा उनके मन में जागी। ये मुख्यमंत्री तो लगातार रह ही रहे थे। तो इंडिया गठबंधन की नींव डाली। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में ही हुई थी। वो लोकसभा चुनाव के 2024 के पहले की बात। और जब इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में हो रही थी और बैठकों का फिर सिलसिला अलग अलग शहरों की तरफ बढ़ा, अलग अलग साथियों के साथ जुड़ते जुड़ते, तब एक घटनाक्रम हुआ कि इंडिया गठबंधन को अपना कोऑर्डिनेटर यानी संयोजक चुनना था। तो ये कहा गया कि भाई किसको चुना जाए। किसी ने ममता बनर्जी का नाम दिया, किसी ने नीतीश कुमार का नाम दिया, किसी ने उद्धव ठाकरे का नाम दिया, किसी ने अलग अलग तरीके के नाम आए। अब उसके साथ इस बात को भी जोड़ दिया गया कि जो संयोजक होगा यानी जो कोऑर्डिनेटर होगा, क्योंकि इसकी कल्पना ही नीतीश कुमार ने रखी थी। और नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में बात की, दूसरे राज्यों में भी अन्य नेताओं से बात की, दक्षिण के नेताओं से बात की। और कांग्रेस पार्टी से अलाइन होकर के ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाने की बात कही गई। उसमें बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम सारे लोग भी शामिल हुए। अब लेकिन जो दबाव बन रहा था वो ये कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसको घोषित किया जाए। और संयोजक को ही ये कहा गया। ये भी बातें नैरेटिव इलेक्शन में, मतलब मीडिया में, तमाम सारे समाचार पत्रों पर, सोशल मीडिया में आने लगे कि आप इस तरीके की एक व्यू रचना करिए कि संयोजक जो बने वही स्वाभाविक रूप से नहीं। अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं, लीडर एक तरीके से बनते हैं, तो वो फेस हो जाएंगे गठबंधन का और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे। लेकिन ये बात इंडिया गठबंधन के आपस के दलों में बात नहीं बनी। हालांकि किसी किसी ने नाम प्रपोज किया, फिर संयोजक कोई बना ही नहीं उस। दरअसल इंडिया गठबंधन पूरा 24 का चुनाव बगैर संयोजक की भूमिका के ही लड़ गया। यह अलग बात है कि इस बार एनडीए का भी कोई संयोजक नहीं था। इसमें भी कोई हैरान होने की बात नहीं। एक दौर हुआ करता था जब गठबंधन, एक मुझे याद है गठबंधन के संयोजक हुआ करते थे एनडीए के अलग अलग तरीके। कभी जॉर्ज फर्नांडिस हुए, कभी चंद्रबाबू नायडू हुए। तो इस तरह के नेताओं को संयोजक बनाया गया। लेकिन उनकी भूमिका दलों के साथ तालमेल बनाने, संयोजन करने में तो जरूर थी। लेकिन कहीं से भी उनकी भूमिका नेतृत्व करने वाली भूमिका नहीं थी। अब यहां पर जब इस तरीके से चीजें दिखाई पड़ती हैं तो फिर ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरती है।
और फिर अचानक खटपट की खबर आती है, अचानक संजय झा एक्टिव होते हैं, अचानक ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाता है, संजय झा की नियुक्ति होती है। और जैसे ही संजय झा की नियुक्ति होती है, संजय झा बीजेपी में ही पहले थे और बीजेपी से उनकी बड़ी नजदीकियां हैं, लिहाजा बीजेपी में बातचीत का, यानी एनडीए से बातचीत का एक दौर, एक सिलसिला शुरू हुआ। और आप जानते हैं नीतीश कुमार की अपनी पॉलिटिकल स्टाइल है, उस पॉलिटिकल स्टाइल में ही बातचीत थोड़ी गुपचुप रखी गई, और जब बातें सब पक गई, सब तरफ आपस में बात हो गई, अचानक नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से बातचीत करना बंद कर दिया। ये नहीं कहा कि गठबंधन तोड़ रहे हैं, ये नहीं कहा कि हम क्या कर रहे हैं, बातचीत करना ही बंद हो गया। अब कम्युनिकेशन गैप हो गया कुमार का, तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव वेट एंड वॉच की पोजीशन में आ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चाचा ने फिर ये क्या क्या दांव कर दिया, क्योंकि एक बार वो 2015 में कर चुके थे, दोबारा उन्होंने 2015 की जीत के बाद उन्होंने किया था, करीब 22 महीने के आसपास सरकार चली थी, और एक बार अब फिर से उन्होंने ये कर दिया। जब वो 2020 के बाद, यानी 17 महीने की जो सरकार थी, उस सरकार के दौरान जब वो आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे मौकों पर जो तेजस्वी यादव या उनके पिता के ऊपर लगे आरोप थे, उनको खंडित करने, उनको खारिज करने का काम किया। ललन सिंह, जिन्होंने चारा घोटाले में जो पेटिशनर बने, उन्होंने लोकसभा से लेकर के और तमाम सभाओं में सामाजिक न्याय का चेहरा बताया लालू प्रसाद यादव को, जो जंगल राज और चारा घोटाले की बात करते थे। ये राजनीतिक डेवलपमेंट बिहार के अंदर हुआ। उसके बाद फिर अचानक सरकार बदली है, मैं आप सब जानते हैं, फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब की बार उनका गठबंधन वापस एनडीए के साथ। और उसके बाद से जो स्थितियां बदली हैं, मसलन अलग अलग तौर पर, अगर आप देखें, कोविड का भी दौर था उस वक्त, फिर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां रही जिन्होंने अलग अलग तरीके से बिहार की सियासत को प्रभावित किया। ये दर्शाया कि किस तरीके से बिहार के अंदर एम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा था 2020 में, तो जब तेजस्वी यादव और जेडीयू की सरकार, महागठबंधन की सरकार थी, तब ये तय किया गया था कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कुछ काम करेंगे, और कई सारे ऐसे वर्गों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश जो हुई थी, कुछ समायोजन जिनका होना था, यानी जो रेगुलर नहीं थे, ऐसे एम्प्लॉयज को रेगुलराइज किया। और जब उनको रेगुलर किया गया, तो वो आपकी संख्या हुई कि भाई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई 17 महीने की। अब एक नैरेटिव था जो चस्पा हुआ था, कि सवाल नहीं पूछा जाता था तेजस्वी यादव से कि भाई अब आप सरकार में आ गए, ये ठीक है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने, पर डिप्टी सीएम तो बने। अब आपने कहा था कि आप जो है 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो आप कैसे रोजगार देंगे? तो वो नैरेटिव जब सरकार बनी, तो एक बात तय की गई कि हम लोग इसको इस तरीके से सामने लाएं। अब यहां से बात आगे बढ़ती है, सरकार एनडीए की चल रही है, एनडीए की सरकार चलने के बाद एक बार फिर जैसे से चुनाव नजदीक आए, यादव परिवार, यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसने लगा। अब उसमें चाहे वो लैंड फॉर जॉब का मामला हो, चारा घोटाले का मामला हो, इसमें वो बेल पर बाहर हैं, हालांकि लोअर कोर्ट में उनको सजा भी हो चुकी है। और इसी तरीके से कुछ मामलों में, जो रेलवे से ही जुड़े मामले थे, उन मामलों में तेजस्वी यादव और उनकी माता राबड़ी देवी को भी मुलजिम बनाया गया, मीसा भारती भी उसमें मुलजिम। और ये सब लोग अदालत के चक्कर लगा रहे थे। अभी हमने देखा चुनाव की घोषणा के बाद भी एक दिन उनको अदालत में जाना पड़ा। हालांकि अब इसमें अभी कोर्ट फैसला करेगी कि क्या, कौन दोषी था, कौन नहीं था। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव बिहार के अंदर बदला, और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, चुनाव के नजदीक आते ही वो जो आपस में भाषण का तरीका था, वो बदलने लगा। यानी चाचा भतीजे का जो एक मर्यादित रिश्ता था, वो रिश्ता जो है वो प्रभावित हुआ। फिर हमने विधानसभा में भी देखा, बहुत तीखे बाण एक दूसरे के ऊपर दोनों नेता चलाते रहे, और नीतीश कुमार ने तो बहुत एग्रेसिवली जो है बहुत सारी चीजें बोली पलट करके, तेजस्वी यादव ने भी जवाब देने की कोशिश की, और वो बहुत तीखे रिश्ते वहां पर दिखाई पड़े। तो याद भी आ गया कि 2020 से पहले क्या हुआ था, 2020 के बाद क्या हुआ था, एक पॉलिटिकल तौर पर। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए झटका रहा 2024 के चुनाव, जहां उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने में कामयाब रहा, देश में जीतने के बावजूद। लेकिन बिहार में जो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को कन्वर्ट करने में असफल रहे तेजस्वी यादव, और वो उनके लिए झटका था। महज 4 सीट आरजेडी जीत पाई थी, 3 सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी जीत पाई, और ऐसी ही कुछ सीटों पर, 1-2 सीटों पर, 3 सीटों पर
जो है वाम दल वहां पर चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीते थे। यानी लगभग 30 सीट जो है वो एनडीए को मिली थी। 10 के आसपास सीटों में ही जो है इंडिया गठबंधन सिमट गया था, जिसको बड़ी उम्मीद थी कि खासतौर पर एनडीए, खासतौर पर जेडीयू के पराभव के बाद जेडीयू के जो इनकी जो सीटें होंगी वो कम से कम शिफ्ट होंगी इंडिया गठबंधन की तरफ, लेकिन वो नहीं हुआ। करीब 40 में से 12 सांसद सवर्ण समाज से जो है जीत करके वहां पर आए, और उसमें ज्यादातर जो है वो बीजेपी और जेडीयू से। अब ये सही है कि शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, नीतीश कुमार की फिटनेस बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए आप वो दौर याद करिए, 2020 का चुनाव, या 2020 से पहले 2015 का चुनाव, 15 से पहले 2010 का चुनाव। इन चुनावों में जो राजनीतिक सक्रियता और तीखे भाषण देने की जो शैली नीतीश कुमार की थी, वो उनके पॉलिटिकल एटीट्यूड में भी झलकती थी। वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार करने नहीं आने दिया, और वो अब पूरी भीड़ को आह्वान करते हैं कि भाई हाथ जोड़ करके इनका धन्यवाद करिए, इनकी जय जयकार करिए। तो राजनीति कितनी बदल गई। ये भी सही है कि लगभग समकक्ष जो है मुख्यमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बने थे, उसके कुछ समय बाद जो है मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। तो और 20 साल का कार्यकाल हो गया नीतीश कुमार का भी। नरेंद्र मोदी भी काफी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो एक कंपटीशन भी था दोनों नेताओं के बीच में। ये बात तो जग जाहिर है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और इसीलिए इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन भी उन करने में कोशिश की थी। लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति और उनके दल की राजनीतिक स्थिति, इन तमाम चीजों के आकलन के बाद जब 2024 के चुनाव घोषित हो गए, तो बदला क्या है? ये भी एक बड़ा सवाल आपके मन में हो। तो जो बदलाव हुआ वो दो तरह के बदलाव। पहला बदलाव हुआ कि पीके यानी प्रशांत किशोर, जो रणनीतिकार थे, 2015 के चुनाव के शिल्पकार थे, जिन्होंने जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के साथ एक पूरी रणनीति बनाई थी, एक पूरी प्लानिंग की थी। वो जो बिहार में बहार है नीतीश कुमार है का स्लोगन दिया था, और उस स्लोगन के साथ बिहार में एक बार बड़े बहुमत के साथ जो है वो महागठबंधन, तब कहा गया था उसको, महागठबंधन की सरकार बनी थी। उस सरकार की रचना करने में उनकी भूमिका थी। अब वो खुद अपना राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी, उसको लेकर के मैदान में आ गए, और 3 साल तक लगातार उनकी पदयात्राएं चलती रही। उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, उसमें तमाम सारे सोशल एक्टिविस्ट को, तमाम वकीलों को, डॉक्टर्स को, पढ़े लिखे लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की कोशिश की। और फिर जब उसकी कोशिश हुई तो उनकी सभाओं में भीड़ भी आने लगी। सोशल मीडिया पर तो उनको वैसे ही महारत हासिल थी। तो उनकी रील्स, उनके वीडियोस बहुत वायरल होने लगे। लोग उनकी चर्चा विदेशों में या बिहार से बाहर जहां भी बिहारी समाज है वहां पर लोग करने लगे। लोगों को ये उम्मीद दिखने लगी कि शायद जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वो बातें अगर जमीन पर उतर जाए तो बिहार में काफी बदलाव हो जाए। अच्छा, उनकी पॉलिटिकल शैली, उनका उनका बोलने का तरीका, वो भी जनता को पसंद आ रहा था थोड़ा। पब्लिक और बिहार, उत्तर भारत की पब्लिक एंग्री यंगमैन को ज्यादा पसंद करती है, जो मतलब सामने वाले पर हमलावर। देखिए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में कितना हाथों हाथ लेती है जनता। पहले मायावती को इसी तरीके से हाथों हाथ लेती थी जनता। तो एंग्री यंगमैन पब्लिक को पसंद आता है, मतदाताओं की पसंद होता है, ये सब जानते हैं। तो वो एंग्री यंग मैन की भूमिका में भी दिखने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कई बार नेताओं को झटक देते हैं, उनको बोलते हैं मैं तुम्हारा पोल खोल दूंगा, तुम्हारी पट्टी खोल दूंगा, तुम्हारे बारे में ये बता दूंगा, तुम्हारे बारे में वो बता दूंगा, किसकी क्या औकात है, किसने चुनाव जीता है, मैंने इतने चुनाव जीता है, इतने मुख्यमंत्री बनाए, ये सब बातें वो बोलते रहे। पब्लिक को इससे मजा आता था। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर वही बात वही बात वही बात आगे बढ़ती जाती है, तो एक समय के बाद कई बार कई लोग कहते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल प्लेजर है वो थोड़ा ज्यादा पहले आ गया। यानी जो बात आज से 3 महीने पहले हो रही थी, अगर वो अब हो रही होती, तो शायद उसका पॉलिटिकल माइलेज पीके को ज्यादा मिलता। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, उनकी चुनावी सभाओं की भीड़ कम, उनके सोशल मीडिया रील्स, उनके जो वीडियोज हैं उनके व्यूज कम। इसीलिए वो आपको खुलेआम अब इंटरव्यू देते, सुबह शाम दिखाई पड़ते हैं। तमाम सारे लोग उनके इंटरव्यूज लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और उन इंटरव्यूज में भी उनके बोलने का जो टोन है, उसमें भी पिछले 20 दिनों में ड्रास्टिक चेंज आया है। वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते थे कि बिहार में तो हम ही जीत रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, हमारे नंबर्स आएंगे, इतने से कम आए तो हम तो जीत ही नहीं मानेंगे, वो मिजाज थोड़ा ठंडा पड़ गया है। जो जमीनी हकीकत है, खास तौर पर जो 3 उनके उम्मीदवार जिनका पर्चा खारिज हुआ, उस घटनाक्रम ने उनका जो मोमेंटम था उसमें बहुत तगड़ा वाला स्पीड ब्रेकर लगा दिया। और ये एक बड़ा चैलेंज था, जिस बड़े चैलेंज को पीके, मुझे लगता है कि जिससे उबरना उनके लिए मुश्किल हो। और दूसरा बड़ा फैक्टर था चिराग पासवान।
चिराग पासवान 2020 के चुनाव में एनडीए से बाहर होकर के लड़े थे, अकेले चुनाव लड़े थे। और जब वो अकेले चुनाव लड़े थे तो उसका खामियाजा कहते हैं कि जेडीयू को उठा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लड़े एनडीए के साथ और उनकी स्ट्राइक रेट 100% रही। 5 सीटों पर लड़े, पांचों सीटें वो जीत गए। अब उनको 29 सीटें दी गई हैं विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। उनकी इच्छा थी कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो उनके पिता का भी सपना था कि बिहार का मुख्यमंत्री उनके परिवार से हो, यानी वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बहुत बार कोशिश की। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और बिहार में रामविलास पासवान ने हर वो मुमकिन कोशिश की कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन किस्मत में दिल्ली दरबार लिखा था, पटना का दरबार नहीं लिखा। इसलिए अजीत सिंह लखनऊ नहीं आ पाए और रामविलास पासवान पटना नहीं आ पाए, बावजूद इसके कि वो लगातार सत्ता में रहे। उनको तो मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे कि उनको पता चल जाता था, वो हवा का रुख भाप जाते थे और उसके हिसाब से अपने पॉलिटिकल एलाई तय करते थे। तो रामविलास पासवान वो करने में कामयाब रहे, उन्होंने उस चीज को जमीन पर उतारा। और उनके बेटे भी वही कल्पना रखते थे और यही उसी उम्मीद के साथ 2020 में वो अलग से चुनाव लड़े। लेकिन और एक बार इससे पहले भी उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया था। अब जब वो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के, तो एनडीए को उम्मीद है कि उनका जो सवर्ण मतदाता यानी बीजेपी का सवर्ण मतदाता, नीतीश कुमार का ईबीसी मतदाता और दलित मतदाता चिराग पासवान का, हम पार्टी का, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनका, ये सब जब इंटैक्ट होगा तो एनडीए मजबूत होगा। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि एक एक दो नहीं होता, एक एक 11 होता है। और कई बार गणित के विपरीत परिणाम आते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का गठबंधन इस बात का उदाहरण है कि कोई जरूरी नहीं कि दो बड़े वोट बैंक अगर एक साथ एलाई होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो उनकी राजनीतिक संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत हो जाती है। क्योंकि कैडर के लेवल पर अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये वोट का एक्सचेंज नहीं हुआ, तो ये मुश्किल होता है। और वो मुश्किल हमने देखा उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में भी। इसको केवल हम ड्राइंग बुक पर लिख सकते हैं, एक ड्राइंग बना सकते हैं कि ऐसा 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 हो सकता है, लेकिन वो आंकड़ों में तब्दील होगा ये 14 नवंबर को पता चले। तो ये दो बड़े फैक्टर, इन पीके का फैक्टर इंक्लूड हुआ। जो है, जो इसको कहा जाता है कि पीके भी चूंकि सवर्ण बिरादरी से आते हैं, तो सवर्ण उम्मीदवार उनके जो है वो कहीं उनके जो है वोट को डैमेज कर सकते हैं एनडीए के। और उसमें बीजेपी का भी नुकसान हो सकता है। जिन सीटों पर जेडीयू के उनके मजबूत उम्मीदवार होंगे वहां उनकी संभावना है। हालांकि पीके से इनकार करते हैं, वो कहते हैं जहां हमारा मजबूत उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीतेगा, उसमें एनडीए और आरजेडी महागठबंधन कोई मतलब नहीं है। बिहार के फिलहाल की रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ 5-7 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनके उम्मीदवार लड़ाई में आने की कोशिश कर रहे हैं। 2-1 सीटों पर लड़ाई में हैं। इससे ज्यादा राजनीतिक संभावनाएं अभी फिलहाल, अब चुनाव के पहले तो नहीं दिखाई। अब कांग्रेस पार्टी की बात। अब कांग्रेस पार्टी के साथ चैलेंज क्या था कि वो आरजेडी की बी टीम पिछले लंबे समय से वहां, उसके अपने नेताओं ने उनकी पार्टी को हर बार धोखा दिया। अशोक चौधरी को देखिए आप, वो मंत्री भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके पिता भी कांग्रेस पार्टी में लगातार रहे, लेकिन जब उनको मौका मिला तो वो नीतीश कुमार के साथ भाग गए। इसी तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह को आप देख लीजिए, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, राज्यसभा के सांसद आरजेडी की मदद से बने, और बार बार उन्होंने पार्टी के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता वर्कर वहां लगाते हैं बिहार। अब जब राजेश राम को नया अध्यक्ष बनाया गया तो भी कोशिश हुई। कृष्णा अलवरू लगातार बिहार के अंदर कैंप कर रहे थे, बड़े हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं, लेकिन बार्गेनिंग इतनी लंबी चल गई कि इलेक्शन के दरवाजे तक पहुंच गई और आखिरी दिन तक उम्मीदवार तय होते रहे। और अभी भी करीब 7-8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, यानी उम्मीदवार नहीं तय होते आखिरी समय तक। तो अब ये बड़ा एक चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए है कि वो अपने नंबर्स पिछली बार से बढ़ा पाएगी कि नहीं, क्योंकि पिछली बार हार का ठीकरा ही कांग्रेस पार्टी पर आ गया। 70 सीटें उनको मिली थी, 70 में वो 19 सीटें जीत पाए। तो अभी आरोप लगा कि कांग्रेस पार्टी केवल 19 सीटें जीत पाई 70 में से। अगर ये इतनी सीटें न लेकर के ये आरजेडी लड़ी होती तो शायद ये 10-12 सीटें और जीत जाते और सरकार बन जाती। कांग्रेस का इसके उलट आरोप था कि जो सीटें उनको दी गई वो सीटें जीताऊ सीटें नहीं थी। वो सीटें ना आरजेडी जीत रही थी, ना हम जीत रहे थे, और वो सीटें गठबंधन में हमको दे दी गई। नतीजा हमारा स्ट्राइक रेट खराब रहा। तो इस बार जो जिताऊ सीटें हैं वो लेने की कोशिश जो है वो की गई, और इसीलिए गिरते पड़ते 61 की संख्या तक गठबंधन पहुंचा चुनाव लड़ा।
अब उसमें पप्पू यादव का फैक्टर भी उनको पूर्णिया सीमांचल के इलाकों में थोड़ी मदद कर रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी जब कैंपेन में उतरते हैं, प्रियंका गांधी जब कैंपेन में उतरती हैं, तो कांग्रेस पार्टी का इससे क्या भला होता है? क्या कांग्रेस पार्टी कुछ 30 32 35 के आसपास विधायक जिता पाने की स्थिति में है? क्योंकि उससे कम की संख्या पर तो फिर वो सरकार बनाने की मुश्किल ही बन जाएगी। उनका रिलेवेंस, पॉलिटिकल रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। तो क्या कृष्णा वल्लरू जो उनके प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, वो कितना जो है वो कामयाब होंगे, वो बेहद दिलचस्प होगा समझना। हालांकि अब कैंपेनिंग शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री सभाएं कर चुके हैं, अमित शाह सभाएं कर चुके हैं, राहुल गांधी का इंतजार है, अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। उनकी भी लगातार सभाएं वहां होनी है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए। इसके अलावा जो है आप देखिए, पॉलिटिकल तौर पर भोजपुरी स्टार्स का भी वहां पर पदार्पण हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खेसारी छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। ज्योति यादव पवन सिंह की पत्नी काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा रितेश पांडे जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, भोजपुरी गायक। पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, ये तमाम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और कैंपेन में लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो ये चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी कई सारी सभाएं बिहार के अंदर कर चुके हैं। आने वाले दिनों में भी उनकी बहुत सारी सभाएं बिहार के अंदर होनी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह समझना जरूरी है कि बिहार के अंदर क्या हो, कौन अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन बनेगा? लगभग तय कि सीएम फेस घोषित हो गया है तेजस्वी यादव। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या नीतीश कुमार दोबारा, यानी अगली बार फिर एक बार वो 25 से 30 वाला जो नारा है, ये 25 से 30 और फिर से नीतीश, क्या ये नारा कामयाब रहेगा, या फिर एनडीए या बीजेपी शिवसेना के साथ जो हुआ महाराष्ट्र में उस तर्ज पर, या मोहन यादव जिस तरह मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के, उस तर्ज पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देगी? क्या उत्तर भारत और खास तौर पर एकमात्र राज्य बिहार, जहां उसकी अपनी राजनीतिक जो उसका सपना था वो पूरा नहीं हुआ, अपना मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बना पाई, क्या इस बार बीजेपी अपना खुद का मुख्यमंत्री वहां बना पाएगी? तो वो कौन बने? वो सवर्ण समाज से होगा जो उसका सबसे बड़ा मतदाता है, क्योंकि 94 उम्मीदवार उतारना है। तो क्या मंगल पांडे हो जाएंगे? क्या गिरिराज सिंह आपकी मुख्यमंत्री बनेंगे? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का? या कोई ओबीसी नेता ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? या कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये बड़ा सवाल। और जो है एनडीए ने नीतीश कुमार को भी घोषित नहीं किया। जेडीयू के नेता जरूर कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, वही चेहरा है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी की ओर से अमित शाह ने न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में कह दिया कि विधायक तय करेंगे भाई। पहले तो ये बात नहीं कही जाती थी, पर अब ये कहा जा रहा है कि विधायक तय करेंगे। तो मतलब बीजेपी के अंदर, अपने मन के अंदर ये इच्छा है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। पिछली बार भी जेडीयू की संख्या कम थी, बावजूद इसके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। अब हम इसी तरीके से इन तमाम संभावनाओं को देखते देखते इस तरफ भी जाते हैं कि आखिर एआईएम, जो सीमांचल का इलाका है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का क्या असर है, वो कितनी सीटों पर जो है वो माहौल बिगाड़ पाएंगे गठबंधन का, ये भी जानना देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। पिछली बार उनके 4 विधायक वो आरजेडी में शामिल हो गए, और वो जिसके नाते गठबंधन से बहुत नाराज थे। इस बार उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत तेजी से प्रचार किया, वो गए वहां, उन्होंने खूब जो है बड़ी बड़ी सभाएं की। अब वो अचानक परिदृश्य से गायब हो गए। कई बार ये नहीं समझ में आता कि मतलब अचानक चर्चा होती है और अचानक पॉलिटिकल पार्टीज के नेता धीरे से किनारे होते हैं। तो उस राजनीति को भी समझना बहुत जरूरी है। बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। 6 और 11 तारीख को वहां मतदान होना है। 6 तारीख को मतगणना होनी है। बिहार की नई सरकार कैसी होगी, इस पर हमारी और आपकी नजर बनी रहेगी। हम लोग लगातार इस तरह की पेशकश लेकर के आपके लिए, अपने हमारे दर्शकों के लिए आते रहेंगे, देखते रहेंगे कि बिहार के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता बात करना चाहती है लेकिन नेता नहीं बात कर रहे, और वो मुद्दे जिन पर जनता, नेता बात कर रहे हैं, जनता नहीं बात करना चाहती, उन मुद्दों को भी आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।